यह खनन बहुत ज्यादा ऊर्जा लेने वाला काम है, लेकिन यहाँ वे इथियोपिया के बांधों से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इथियोपिया ने अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह पलट दिया है। जब दुनिया अभी भी नियमों पर बहस कर रही है, तब अदीस अबाबा नदियों से बिटकॉइन गढ़ रहा है। महान ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम यानी GRD की ताकत से इस देश ने कच्ची जलविद्युत शक्ति को डिजिटल सोने में बदल दिया है और साथ ही विदेशी मुद्रा में करोड़ों कमा रहा है। लेकिन इस सफलता के पीछे कई सवाल छिपे हैं। क्या तब भी देश के लोग लाभान्वित हो रहे हैं जब राष्ट्र की 1/3 बिजली घरों की जगह मशीनों को दी जा रही है? क्या एक ऐसा देश जो अभी भी लगभग 15 मिलियन लोगों को बिजली से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, ब्लॉकचेन को ऊर्जा दे सकता है? जब इथियोपिया सरकार ने 2025 की शुरुआत में बिटकॉइन खनन लाइसेंस पर लगी रोक हटाई, तो दुनिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में यह शांत नीति परिवर्तन अफ्रीका के सबसे बड़े आर्थिक प्रयोग में बदल गया। अचानक दुनिया की बड़ी खनन कंपनियां अदीस अबाबा पहुंचने लगीं। चीन में बने माइनिंग उपकरण कंटेनर में भरकर भेजे गए और इथियोपिया, जो कभी सिर्फ कॉफी और बांधों के लिए जाना जाता था, अब बिटकॉइन महाशक्ति के रूप में सुर्खियों में था। यह निर्णय प्रचार या दिखावे से नहीं, बल्कि मजबूरी से पैदा हुआ था। कई वर्षों से इथियोपिया आर्थिक दबाव में था। बढ़ते आयात बिल, विदेशी मुद्रा की भारी कमी और बिना अपनी संप्रभुता गंवाए विदेशी निवेश आकर्षित करने की चुनौती। प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार को ऐसा समाधान चाहिए था जो तेजी से सख्त मुद्रा ला सके, वो भी बिना IMF की शर्तों या पश्चिमी कर्जों के। इथियोपिया की अप्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित बिटकॉइन माइनिंग ने यह उत्तर दिया। पर्दे के पीछे इस पूरी योजना का केंद्र था ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम GRD। 1 दशक तक राजनीतिक दबाव, प्रतिबंध और धमकियों के बावजूद यह बांध पूरा हुआ। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि वास्तविक शक्ति का स्रोत था, 5000 मेगावाट से अधिक स्वच्छ बिजली पैदा करने में सक्षम। लेकिन इस क्षमता का बड़ा हिस्सा बेकार जा रहा था। देश भर में बिजली पहुंचाने का ढांचा अधूरा था और मांग उत्पादन से पीछे थी। इथियोपिया के रणनीतिकारों ने सोचा, यह व्यर्थ जाती ऊर्जा असल में उड़ता हुआ पैसा है। उन्होंने सवाल उठाया, जब मेगावाट बेकार जा रहे हैं, तो क्यों न उन्हें डिजिटल दुनिया को बेच दिया जाए? यहीं से शुरू हुआ पूरा सिलसिला। इथियोपिया की सूचना नेटवर्क सुरक्षा प्रशासन INSA को सभी क्रिप्टो माइनिंग गतिविधियों के नियमन और लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी दी गई। यह चीन या नाइजीरिया की तरह अनियंत्रित उन्माद नहीं था। इथियोपिया ने इसे राज्य नियंत्रित, ऊर्जा आधारित और निर्यात केंद्रित प्रणाली के रूप में बनाया। खनन की अनुमति दी गई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के व्यापार पर रोक रखी गई ताकि पूंजी पलायन और अराजकता न फैले। संक्षेप में, इथियोपिया बिटकॉइन को विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि राजस्व के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आंकड़े सब बताते हैं। सिर्फ 10 महीनों में इथियोपिया इलेक्ट्रिक पावर ने $55 मिलियन से अधिक मूल्य की बिजली खनन कंपनियों को बेची। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिकी डॉलर में भुगतान कर रही थीं। 25 से अधिक लाइसेंस प्राप्त खननकर्ता और 40 से ज्यादा डेटा सेंटर बांधों के पास स्थापित हुए। कुछ ने तो विशेष समझौते कर 3 से 5 सेंट प्रति किलोवाट घंटा दर पर बिजली खरीदनी शुरू कर दी, जो यूरोप या अमेरिका के महंगे जीवाश्म ईंधन वाले देशों में नामुमकिन है। जोड़े थे एक ऐसे देश के लिए जो महंगाई और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है, यह डिजिटल सोने की नई नस खोलने जैसा था। सोना जो नवीकरणीय, स्वदेशी और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था। लेकिन यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह एक भू राजनीतिक संदेश भी था। इथियोपिया दुनिया को कह रहा था, हमें सहायता की जरूरत नहीं, हम अपने पैरों पर खड़े हैं। एक ऐसी व्यवस्था में जहां अफ्रीकी देशों को महत्वाकांक्षा दिखाने पर सजा मिलती है, यह क्रांतिकारी कदम था। इथियोपिया निवेश नहीं मांग रहा था, बल्कि अपनी संप्रभुता का मुद्रीकरण कर रहा था। अपने प्राकृतिक संसाधनों को नकद संपत्ति में बदलते हुए, वो भी बिना IMF या वर्ल्ड बैंक के कर्ज में डूबे। लेकिन हर क्रांति के साथ खतरे आते हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन खनिकों की संख्या बढ़ी, उनके बिजली खाने वाले मशीनों ने राष्ट्रीय ग्रिड पर दबाव डाला। 2025 के मध्य तक इथियोपिया की लगभग 1/3 बिजली इन्हीं मशीनों द्वारा उपयोग की जा रही थी। आलोचकों ने चेतावनी दी कि यह सार्वजनिक आपूर्ति पर असर डाल सकता है, पर अधिकारियों का कहना था कि यह ऊर्जा पहले से ही अतिरिक्त थी, जो फिलहाल बेकार जा रही थी। फिर भी बहस तेज हो गई। लोग पूछने लगे, क्या इथियोपिया मशीनों को इंसानों से ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है? ग्रामीण समुदायों ने सवाल उठाया, जब हमारे घरों में अंधेरा है, तब देश विदेश में डिजिटल वॉलेट क्यों रोशन कर रहा है? सरकार का जवाब साफ था, हम जनता को नजरअंदाज नहीं कर रहे,
हम बिटकॉइन से वही बिजली व्यवस्था बना रहे हैं जिसकी मांग जनता कर रही है। यह तर्क, यानी अल्पकालिक डिजिटल मुनाफे को दीर्घकालिक ढांचे में बदलना, इथियोपिया की खनन नीति की नैतिक नींव बन गया। पर एक गहरा सवाल बाकी था, क्या कोई राष्ट्र अपने भविष्य को इतनी अस्थिर तकनीक पर टिका सकता है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आपको GERD बांध के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एक ऐसा स्मारक जो पानी और इच्छा शक्ति दोनों से गढ़ा गया है। ब्लू नाइल पर स्थित यह बांध सिर्फ कंक्रीट और टरबाइनों का ढेर नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि कभी सहायता पर निर्भर कहे जाने वाले राष्ट्र अपने भाग्य के मालिक बन सकते हैं। यह बांध मूलतः घरों और कारखानों को बिजली देने के लिए बना था, लेकिन अब यह एक नई किस्म के निर्यात का केंद्र बन गया है, बिजली जो बिटकॉइन में बदल रही है। जब वर्षों के प्रतिबंध और विदेशी दबाव झेलने के बाद यह परियोजना पूरी हुई, तो सवाल उठा, अब आगे क्या? यह बांध 5000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करता है, जो आधे पूर्वी अफ्रीका को चलाने के लिए पर्याप्त है। फिर भी इसका बड़ा हिस्सा अनुपयोगी था। यह अधिशेष सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि आर्थिक पहेली था। इसलिए सरकार ने खेल पलट दिया। विदेशी खरीदारों के इंतजार में बिजली व्यर्थ करने की बजाय उन्होंने तय किया, क्यों न इस ऊर्जा को डिजिटल रूप में बेचा जाए। बिटकॉइन माइनिंग इसका स्वाभाविक उत्तर था। खननकर्ताओं को न ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, न वितरण नेटवर्क, बस सस्ती और निरंतर शक्ति। और इथियोपिया के पास यह सब भरपूर था। सरकार ने बहुत सोच समझकर यह रणनीति बनाई। ऊर्जा या वित्त मंत्रालय नहीं, बल्कि साइबर सुरक्षा संस्था INS इस पूरे काम की निगरानी कर रही थी, ताकि यह प्रक्रिया पूरी तरह नियंत्रित और सुरक्षित रहे। हर लाइसेंस, हर डॉलर, हर मेगावाट दर्ज किया जा रहा था। इथियोपिया किसी भी हालत में अपने संसाधनों पर नियंत्रण खोने नहीं देना चाहता था। पर इस सबके पीछे सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, एक विचारधारा भी थी। GERD बांध पश्चिमी रण से नहीं, बल्कि इथियोपियाई जनता के योगदान से बना था। नागरिकों द्वारा खरीदे गए बॉन्ड, प्रवासी समुदाय की मदद और सरकारी संसाधनों से। इसलिए हर एक वॉट बिजली उस बलिदान का प्रतीक है। जब विदेशी आलोचक कहने लगे कि इथियोपिया लाभ के लिए स्वच्छ ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, तो जवाब था, यह ऊर्जा हमारी है और इसे कैसे उपयोग करना है, यह हम तय करेंगे। इस निर्णय ने GERD को एक साधारण पावर प्लांट से वित्तीय इंजन में बदल दिया। इसके टरबाइन अब सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। इथियोपिया ने सचमुच पानी को मुद्रा में बदल दिया। प्रकृति की शक्ति से डिजिटल संपत्ति बनाते हुए अपने भंडार और विकास को मजबूत किया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ और भी गहरा है। वही नदी जिस पर कभी साम्राज्य आपस में लड़ते थे, अब इथियोपिया की स्वतंत्रता की कीमत चुका रही है। लेकिन इस गर्जनापूर्ण सफलता के नीचे एक नाजुक संतुलन भी छिपा है। जल विद्युत तेल की तरह स्थायी नहीं होती। एक सूखा साल उत्पादन घटा सकता है और तब सरकार को चुनना पड़ेगा, शहरों को रोशन करना या मशीनों को। इस जोखिम से बचने के लिए एक नई प्रणाली बनाई गई है। घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए निर्यात आधारित खपत के लिए अलग हिस्सा तय किया गया है। यह बहुत नाजुक संतुलन है, जिसमें जरा सी गलती जन असंतोष भड़का सकती है। और इस कहानी में एक और परत है, भू राजनीति। GERD परियोजना ने पहले मिस्र जैसे डाउनस्ट्रीम देशों को नाराज किया था, लेकिन अब इसका डिजिटल रूप नया अर्थशास्त्र गढ़ रहा है। जल विद्युत को बिटकॉइन में बदलकर इथियोपिया सिर्फ अपनी नदी पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखा रहा है कि अफ्रीका अपने संसाधनों को संप्रभुता में कैसे बदल सकता है। यह बांध अब इथियोपिया की वित्तीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा बन गया है। यह साबित करता है कि अफ्रीका को नवाचार के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, न ही उसे अपने संसाधन कच्चे रूप में बेचने हैं। इथियोपिया अपनी शक्ति को डिजिटल रूप में परिष्कृत कर रहा है। कच्चा तेल नहीं, कच्चे खनिज नहीं, बल्कि ऊर्जा को मुद्रा में बदल रहा है। स्टोरी विद तंजरुल।